हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस एंड आरओ एआरओ की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 के लिए। यह टेस्ट नंबर आपका 10 है। 9 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। जैसे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, या फिर आरएस हो, या एमपी पीसीएस हो, या यूके पीसीएस हो, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है ये टेस्ट सीरीज। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जब भी मेरी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं कि टेस्ट सीरीज का सारा टेस्ट कहाँ मिलेगा, वो हमारे चैनल पे जाएंगे। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मिलेगा यूपी पीसीएस 2023 टेस्ट सीरीज, और वहाँ पे जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 10 तक मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखा कीजिए आप लोग, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत वनस्पतियों एवं जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर ही किया जाता है। पर स्थानीय संचरण पद्धति के तहत वनस्पति एवं जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक स्थान के बजाय मानव निर्मित भौगोलिक परिवेशों में किया जाता है। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उत्तर जो है कि सही है। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के बारे में बात की जा रही है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि वनस्पतियों एवं जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास स्थान पे ही किया जाता है। बिल्कुल सही है कि जो वनस्पतियां हैं और जीव हैं, उनका जो संरक्षण होता है प्राकृतिक निवास पर ही किया जाता है। जैसा कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हुआ, जैव मंडल हुआ, आरक्षित क्षेत्र हुआ, ये सब प्राकृतिक निवास स्थान है। ठीक है, तो इनका जो है कि स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वनस्पति और जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर किया जाता है। तो सही है आपका। एंड पर स्थानीय संचरण पद्धति के तहत वनस्पति और जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक स्थान के बजाय कहाँ किया जाता है, मानव निर्मित भौगोलिक परिवेश में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है आपका कि जो वनस्पतियां हैं और जीव हैं, उनका संरक्षण प्राकृतिक स्थान के बजाय कहाँ किया जाता है, मानव निर्मित भौगोलिक परिवेश में किया जाता है। जैसे कि जू हो गया, चिड़ियाघर वगैरह हुआ, वहाँ पे जीव जंतुओं को ले आकर के वहाँ पे संरक्षण तो दिया जाता है, बट वो प्राकृतिक नहीं होता है। प्राकृतिक के बजाय क्या होता है, वो मानव निर्मित होता है। ठीक है, तो ये पहला भी आपका ऑप्शन सही है एंड दूसरा भी सही है। तो हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। पारिस्थितिकी से जुड़े साइलेंट वैली आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पारिस्थितिकी से जुड़े जो साइलेंट वैली है, ये आंदोलन जो है कि किस राज्य से संबंधित है ये? तो ये संबंधित है आपका केरल से। देखिए, 1973 में शांत घाटी को एक पनबिजली परियोजना द्वारा जो है कि बाढ़ से बचाने के लिए स्कूल के शिक्षक और केरल संस्था साहित्य परिषद के नेतृत्व में एक एनजीओ द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए, शांत घाटी ये केरल के पलक्कड़ जिले में जो है कि एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है, और 1985 में इसे मतलब इसको शांत घाटी उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया 1985 केरल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया? 1809 की अमृतसर संधि, 1846 का सोबराव युद्ध, 1840 का लाहौर युद्ध, 1849 का गुजरात युद्ध। आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, यह सिख सैनिक द्वारा कथन किस अवसर पे कहा गया है? तो ये कहा गया है 1809 की अमृतसर संधि के अवसर। देखिए, 25 अप्रैल 1809, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच जो है कि अमृतसर की संधि हुई। उसमें जो है कि रणजीत सिंह के द्वारा सतलज नदी के पूर्वी तट के जो क्षेत्र थे उन पे अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसी पे एक जो है कि सैनिक ने यह वाक्य बोला कि आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सत्यशोधक मंडल की स्थापना जो है कि 24 सितंबर 1873, 24 सितंबर 18
73 ईस्वी को की गई ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा जो कि 24 सितंबर 1873 में सत्य शोधक मंडल की स्थापना की गई। देखिए ज्योतिबा फुले, इनका जो है कि गुलामगिरी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की एक प्रसिद्ध रचना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो वो भी आप लोग जान लीजिए। ये सी ऑप्शन आपका सही है। नागपुर चलो का आह्वान किस अवसर पर किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह। नागपुर चलो का आह्वान किस अवसर पर किया गया? तो ये किया गया आपका झंडा सत्याग्रह के दौरान जो है कि नागपुर चलो का आह्वान किया गया। ठीक है, देखिए ये जो झंडा गीत है हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत जो है कि किसने किया है, मतलब वो किया है तो श्याम लाल गुप्त पार्षद, मतलब श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा ये रचा गया है जो हमारा झंडा गीत है। ठीक है, बात करें हम भारत छोड़ो आंदोलन की, तो ये जो कि 7-8 अगस्त 1942 को। दांडी मार्च की हम बात करें तो कब से कब? 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930। और असहयोग आंदोलन जो है कि 1920 से 22 के बीच। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 1937 ईस्वी में मध्य भारत और बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने का पहला मुख्यमंत्री कौन बना? डीपी मिश्र, एनबी खरे, रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव। 1937 ईस्वी में मध्य भारत और बरार में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर पहला मुख्यमंत्री कौन बना? तो वो बने एनबी खरे। देखिए 1937 में आम चुनाव में कांग्रेस को कुल 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है, इसमें जो मध्य भारत के मुख्यमंत्री के रूप में एनबी खरे को नियुक्त किया गया था। एनबी खरे मतलब कि इनका क्या नाम है? नारायण भास्कर खरे इनका पूरा नाम है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। राजग्रहण मोक्षानुग्रह पराजित राजाओं को उनके राज्य लौटा देना की नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य ने। राजग्रहण मोक्षानुग्रह मतलब कि पराजित राजाओं को उनके राज्य लौटा देना, मतलब इनके साथ अगर कोई युद्ध करे, जो पराजित राजा हो जाए तो उनका जो राज्य था उनको खुद को मतलब लौटा देना। ठीक है, ये नीति जो है कि किसने अपनाई? तो ये नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे समुद्रगुप्त। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनके ये उत्तराधिकारी थे। इनका शासनकाल भारत के लिए जो है कि स्वर्ण युग की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह के शासनकाल में शांति एवं समृद्धि के लिए उत्तरदायी बताई है। खलीफा के आशीर्वाद को, संगठित सेना को, उलेमा के समर्थन को, अधिकारियों की योग्यता को। जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह के जो शासनकाल था उसमें शांति एवं समृद्धि के लिए किसको उत्तरदायी बताया है? तो उसमें जो है कि अधिकारियों की योग्यता को उत्तरदायी बताया है। विशुद्धिमग्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान, महायान। विशुद्धिमग्ग ये ग्रंथ जो है कि किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किससे? हीनयान से। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए हीनयान हुआ और महायान हुआ, ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। देखिए हीनयान का मतलब होता है कि निम्न वर्ग और महायान का मतलब है कि उच्च वर्ग। ठीक है, देखिए हीनयान में निम्न वर्ग केवल भिक्षुओं का ही संभव था। हीनयान संप्रदाय के लोग जो है कि परिवर्तन अथवा सुधार के ये लोग विरोधी थे। ठीक है, जो बौद्ध धर्म का प्राचीन आदर्श था उसी को ज्यों को त्यों बनाए रखना ये चाहते थे हीनयान वाले। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित विजयनगर नरेशों में किसने चित्रकला में रुचि प्रदर्शित की और जेसुइट कलाकारों की नियुक्ति की? श्रीरंग द्वितीय, वेंकट राय द्वितीय, तिरुमल, कृष्णदेव राय। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विजयनगर नरेशों में से किसने चित्रकला में रुचि प्रदर्शित की और जेसुइट कलाकारों की नियुक्ति की? तो किसने किया? तो वो किया वेंकट राय द्वितीय ने। देखिए विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर की साम्राज्य है, इसकी स्थापना जो कि हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे कृष्णदेव राय,
इनका भी शासनकाल भी कला के क्षेत्र में काफी विख्यात था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय के आचार्य थे? निम्बार्क, मध्व, चैतन्य, वल्लभ। निम्नलिखित में से कौन जो है कि वैष्णव धर्म के शनक संप्रदाय के आचार्य थे? तो कौन थे? तो वो थे निम्बार्क। ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए माधवाचार्य, ये जो है कि दैतवाद चैतन्य ने, मतलब ये मध्यवार ने दैतवाद के और चैतन्य ने अचिंत्य भेदाभेद के, और ये वल्लभाचार्य ये जो है कि सुधा दैत्य संप्रदाय की स्थापना किए थे। प्रियलैनुरस बिबरिनस किसका वैज्ञानिक नाम है? फिशिंग कैट, ब्लू व्हेल, जंगली चूहा, सांप। प्रियलैनुरस बिबरिनस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है फिशिंग कैट का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ये जो है कि मछुआरी मछली का वैज्ञानिक नाम है प्रियलैनुरस बिबरिनस। रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1958 में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है किया गया 1958 को। देखिए ये जो है ना भारत के रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की ये अग्रणी संस्थान है, और ये जो है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, देखिए जब इसकी जो है कि स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है, उस टाइम पे भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1962 में, 1973 में, 1975 में। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1975 में। देखिए यह एक तमिल राष्ट्रवादी संगठन है। यह विश्व के एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है जो कि श्रीलंका के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में 2 दशकों से अधिक समय से सक्रिय था ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? अमीनो अम्ल का वहन, जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, ऑक्सीजन का वहन। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित से क्या होता है? तो इसमें होता है जल का वहन। ये बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा है कि माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें से कौन सा सही है? जो माइक्रोफोन होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है? जिस माइक में हम लोग बोलते हैं या फोन में मतलब लगा के रखते हैं ना ईयरफोन वगैरह, तो हम जो माइक में बोलते हैं वो जो है कि ध्वनि ऊर्जा जाता है, फिर वो जो है कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और जो स्पीकर होता है वो क्या करता है? सेम इसका उल्टा करता है, वो जो है कि विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन किसका अपोजिट है? स्पीकर का। माइक्रोफोन का काम है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, और आपका जो है कि काम है स्पीकर का विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो बिल्कुल सही है ये। एंड माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बिल्कुल सही है भी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है? तो देखिए किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरे के बीच जो है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो फैराडे ने दिया था। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ये सी ऑप्शन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 14 सितंबर 1947 को, 15 मार्च 1948 को, 14 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए ये प्रथम बैठक हुई थी, और इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग थे, मतलब सबसे बुजुर्ग थे वो, तो इसलिए जो है कि उनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था।
लेकिन फिर 11 दिसंबर 1946 को किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति के साथ अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन पहले जो है कि सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को अस्थायी चुना गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 एंड अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया है? वो है अनुच्छेद आपका 17। बहुत अच्छा मतलब चीजें हैं ये कि जो हमारे समाज में अनटचेबिलिटी थी, जो छुआछूत था, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है इस अनुच्छेद के तहत। उसे मतलब पूरी तरह से उसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, कि जो लोग पहले उच्च जाति के लोग और छोटे जाति के लोग रहते थे, उनके बीच जो है कि छुआछूत रहता था, उनका जो है कि छुआ हुआ कुछ चीज़ें उच्च जाति के लोग जो है कि नहीं करते थे या फिर उनसे डिस्टेंस बना के रखते थे। ये सब सारी चीज़ें थी हमारे संविधान बनने से पहले। ठीक है, लेकिन जब संविधान बना उसमें ये चीज़ें डाल दिया गया अनुच्छेद 17 में कि जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, उसको जो है कि इस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, देखिए संसद के द्वारा जो है कि इस पे एक नियम भी बनाया गया है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 55 1955 का है वो अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या है कि अगर जो इस टाइप का काम करता है, ठीक है, अगर मतलब जो ऐसा अपराध करता है, ठीक है, उसको जो है कि 500 रुपये जुर्माना है और 6 माह का कारावास है, या फिर दोनों हो सकता है, 500 रुपये जुर्माना भी और 6 माह का कारावास भी। ठीक है, तो आज के डेट में तो बहुत कम हो गया है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें है नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्री मंडल के सदस्य, सभी संसदीय प्रकलन समिति के सदस्य और ये सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर हम बात करें तो इसकी 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति की संस्तुति पर सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा जो है कि गैर सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, या फिर गठन किया गया। देखिए, इसके अध्यक्ष और सचिव वही होते हैं जो योजना आयोग के होते थे। ठीक है, अभी आज के डेट में तो योजना आयोग है नहीं, बट इसके अध्यक्ष और सचिव कौन होते थे? जो योजना आयोग के अध्यक्ष और सचिव होते थे वही होते थे। देखिए, ऐसा हुआ कि शुरू में जो है कि राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य थे। ठीक है, लेकिन 1967 से क्या हुआ कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री थी उनके अलावा जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, योजना आयोग के सभी जो सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य बना दिए गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन की सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को, इनमें से कोई नहीं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें प्रोटेम स्पीकर की, तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि एक अस्थायी स्पीकर होता है। ठीक है, देखिए, जब लोकसभा हुआ या विधानसभा हुआ, चुनाव जब होता है ना, तो इसकी जो पहली बैठक होती है उससे पहले ही, जो पहली बैठक होगी उससे पहले जो पुराने लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, उनका पद जो है कि खाली हो जाता है, तो कोई स्पीकर नहीं रहता है। ठीक है, तो पहली बैठक जो होती है उसमें भाई कोई तो स्पीकर होना चाहिए। अगर कोई स्पीकर नहीं है और पिछला वाला भी जो लोकसभा स्पीकर या विधानसभा स्पीकर है वो उसकी रिक्त खाली हो, मतलब उसका पद जो है कि खाली हो जाता है, तो उसी में क्या होता है कि उसी में से जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं किसी एक को निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, ये जो है कि कौन करता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल करते हैं। मतलब स्टेट में जो विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनको राज्यपाल करते हैं और जो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनको जो है कि राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पहली बैठक होगी उस टाइम पे तो जो प्रोटेम स्पीकर होगा वो करेगा, उसके बाद से उसमें चुनाव होता है।
जो लोकसभा से जीत करके आए हुए रहते हैं या विधानसभा से, तब जाकर के उस दिन चुनाव होता है कि कौन जो है कि लोकसभा अध्यक्ष होगा या फिर विधानसभा अध्यक्ष होगा। ठीक है, तब जो है कि उसके बाद से जब चुन लिए जाते हैं उसमें से, तो इनका जो प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये अस्थायी स्पीकर है, बस उतने के लिए ये स्पीकर चुने जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई रहता नहीं है। उसके बाद से फिर ये हट जाते हैं, इनका पद मतलब ये हटा दिए जाते हैं, और जो नए स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, वो स्पीकर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चंदन, महुआ, बांस एवं सागवान प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, काफी सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया है इसका, 2-4 लोगों ने इसका आंसर दिया है। ठीक है, चंदन, महुआ, बांस एवं सागवान प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं किस प्रकार के वन में? तो आर्द्र पर्णपाती वन में ये पाए जाते हैं। देखिए, आर्द्र पर्णपाती वन की हम बात करें तो ये जो है कि उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, ये जो है कि देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में एवं पश्चिमी घाटी के पूर्वी ढाल पे ये सब सारे पौधे उगते हैं, और ये आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होना, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, सांसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, एंड कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। तो संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, इसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक में मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, ये दोनों है। टेलीग्राम का ये आईडी है स्टडी विद श्री। आप लोगों को इन सब सारे का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।